नमस्कार, सुप्रभात राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है इस वक्त की भरतपुर से। बीजेपी नेता कृपाल सिंह हत्याकांड मामले में आज बड़ा खुलासा हो सकता है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर खुलासा आज कर सकती है। बड़ी खबर भरतपुर से। भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। हत्याकांड को लेकर पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर खुलासा आज कर सकती है। कृपाल सिंह हत्याकांड मामला। भरतपुर से बड़ी खबर। बीजेपी नेता कृपाल सिंह हत्याकांड मामला, आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर आज पुलिस करेगी बड़ा खुलासा। इस पूरे मामले में आज पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर खुलासा करेगी। क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया, ये बताएगी दीपक पुरी मेरे सहयोगी भरतपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए। दीपक, क्या मामला है पूरा? देखिए सुमित, 4 तारीख की रात को जिस तरह से बीजेपी नेता कृपाल सिंह जगीना की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद जो आरोपी थे वो वहां से फरार हो गए थे, तो उसमें कुछ आरोपियों को तो पुलिस ने पहले ही जो है गिरफ्तार कर लिया था, 3-4 आरोपियों को तो। लेकिन जो मुख्य आरोपी थे वो फरार चल रहे थे और उसके लिए पुलिस ने अलग अलग जो टीमें थी वो गठित की थी। और उसके बाद जो सूचना निकल करके ये आई है सुमित, वो आई है कि कल जो है मुख्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसमें 4-5 आरोपी जो है वो बताए जा रहे हैं और एक साथ इन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और हत्या के समय जो गाड़ी जो उपयोग में ली गई थी उसको भी पुलिस ने जो है बरामद किया है। लेकिन आधिकारिक तौर पर जो पुलिस है वो इस बात की पुष्टि नहीं कर रही। हालांकि जो अलग अलग टीमें जो गई थी वहां पर, उन्होंने गुप्त तरीके से बिना नाम बताए कि हमारा जो नाम है वो नहीं लिया जाएगा, उसकी शर्त पर हमें बताया था कि जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें मना किया है कि अभी किसी तरह से किसी को कुछ भी बयान नहीं देना है। जब इस पूरे मामले में पुलिस के अधिकारियों से हमारी बात हुई तो पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे मामले में कुछ कहा नहीं जा सकता, जो है जल्द ही उसका खुलासा किया जाएगा। तो आज इस खुलासे की जो संभावना है वो जताई जा रही है। आईजी साहब संभवतः प्रेस वार्ता करके इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे। लेकिन सुबह सबसे बड़ी बात इस हत्याकांड में एक रही थी कि जब से ये हत्याकांड हुआ था उस दिन से लेकर के आज तक पुलिस का कोई भी अधिकारी जो है मीडिया के सामने मुखातिब नहीं हुआ है। ना ही किसी तरह के जो तथ्य है वो रखे गए हैं, ना ही हत्याकांड के बारे में कोई जानकारी जो है वो साझा की गई है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से पुलिस की नाकामी रही थी उसे छुपाने के लिए पुलिस कहीं ना कहीं जो है अब वो जो है भागती हुई नजर आ रही है। मीडिया के सामने कोई भी जवाब नहीं दे रही है और ऐसा ही इस तरह हो रहा है। कल जब हमारे पास गिरफ्तारी की खबर आई तो हमने पुलिस के उच्च अधिकारियों को फोन लगाया तो उन्होंने पहले तो फोन ही नहीं उठाए। उसके बाद में जब फोन उठाए तो उसके बाद जवाब दिया कि अभी हमारी टीमें जो है वो दबिश दे रही है, अभी किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं है। लेकिन गुप्त सूत्रों के तरीके से माध्यम से पता चला था कि गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है और जो गाड़ी थी हत्या के समय वारदात में उपयोग में ली गई थी उसको भी जो है पुलिस ने बरामद किया है। इसके लिए 4-5 टीमें अलग गठित की गई थी और उसमें जो है एक टीम मुख्य थी जिसमें आईपीएस जो है ग्रामीण जो ब्रजेश ज्योति उपाध्याय वो भी शामिल थे, कई सब इंस्पेक्टर शामिल थे, कई सीआई शामिल थे। तो तमाम जगह दबिश दी जा रही थी और उसमें निकल करके ये आया है कि जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब देखना ये होगा सुबह की पुलिस कब तक इस पूरे मामले का खुलासा करती है। लेकिन संभव से लग रहा है कि आज इस पूरे मामले का क्या कुछ खबर मिल पाई सूत्रों के हवाले से या कोई बातचीत हो पाई आपकी? क्या सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है? देखिए, जिस तरह से जो आरोपी हत्या करने के बाद में फरार हुए थे उनमें जो एफआईआर में जो नाम लिखाए गए थे उनको तो पुलिस ने कुछ आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जो मुख्य आरोपी थे, सूत्रधार में थे, जो वारदात के समय वहां मौजूद थे, उनमें से जो है 4 से 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। दीपक पुरी मेरे सहयोगी भरतपुर से फोन लाइन पर जुड़े। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर आज पुलिस खुलासा कर सकती है और दीपक बता रहे हैं विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और आज पुलिस इसके बारे में जानकारी देगी। बीजेपी नेता कृपाल सिंह हत्याकांड मामला। और एक और बड़ी खबर आ रही है झुंझुनू से। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राकेश झाझड़िया के हत्याकांड में अपडेट। बदमाशों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। देर रात बदमाशों पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने लाल कोठी पर रेड मारी। पुलिस ने कोठी में रखा सामान भी जब्त कर लिया। 2 ट्रकों में भरकर सामान को
लाया गया था। इसे जब्त किया गया। एएसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह के नेतृत्व में ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कृष्ण सिंह शेखावत मेरे सहयोगी झुंझुनू से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कृष्ण, क्या अपडेट? जी सुमित, मैं आपको बता दूं कि देर रात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए है जो लालकोठी एरिया है वहां पे रेड डाली और लालकोठी को अपने कब्जे में ले लिया और वहां पर सख्त अभियान चलाया गया। इस दौरान भारी मात्रा में लाठियां, सरिये और डंडे मिले हैं और एक तहखाने के अंदर कबाड़ और अन्य सामान मिला है जिसको भी जब्त कर लिया है। पुलिस ने वहां से जो सामान जब्त किया है उनको 2 ट्रकों में भर कर ले गई है और एसपी मर्दुल कछावा है, उन्होंने भी जो लालकोठी का है वो दौरा किया है और बारीकी से वहां का जायजा लिया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान वहां पर कोई भी बदमाश पुलिस को मिला नहीं है। जी ठीक है, शुक्रिया कृष्ण तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर आ रही है झुंझुनू से। झुंझुनू में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यहाँ एक बस ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बड़ी खबर झुंझुनू से, दर्दनाक सड़क हादसा। कृष्ण मेरे सहयोगी हमारे साथ झुंझुनू से बने हुए हैं। कृष्ण, किस तरह यह हादसा हुआ, क्या जानकारी? ड्राइवर का कुछ पता चल पाया? जी मैं आपको बता दूं कि ये घटना झुंझुनू शहर के मेट्रो अस्पताल के सामने की है। वहां एक प्राइवेट वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में जो दोनों बाइक सवार थे वो दूर जाके गिरे और जो बाइक थी उसको पूरी तरीके से बस ने रौंद दिया और वो घसीटती हुई कई दूर लेके गई। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने आनन फानन में एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस वहां पहुंची नहीं। इसके बाद दोनों घायलों को ऑटो के जरिए है वो बीडीके अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों घायलों का इलाज जारी है। जी ठीक है, शुक्रिया कृष्ण तमाम जानकारी के लिए। खबर चूरू से है। चूरू में डीएसटी टीम ने सुजानगढ़ तहसील के पास एक गांव में कार्रवाई करते हुए नकली नोट की खेप जब्त की है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नकली नोटों के इस कारोबार के खुलासे को लेकर पिछले 1 महीने से लगातार पुलिस प्रयास कर रही है। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस 1 महीने में आरोपियों ने जिले में कितने नकली नोट खपाए होंगे। आरोपी कलर प्रिंटर के जरिए असली नोटों की फोटोकॉपी तैयार करते, जिसमें चमकीली टेप लगाकर हूबहू असली जैसा बना देते। पुलिस ने अभी करीब 1,23,200 और 100 के नकली नोट पकड़े हैं। अभी ये पुलिस के लिए चुनौती से कम नहीं होगा कि आरोपियों ने कब से और कहां-कहां नकली नोटों की खेप को खपाया होगा। $1,23,000 के नकली नोट पकड़े हैं और अब पुलिस मामले की जांच कर रही है कि नकली नोटों की खेप को कहां-कहां खपाया है। चूरू में डीएसटी टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की। सुजानगढ़ तहसील के पास एक गांव में नकली नोट की खेप जब्त की। पुलिस ने करीब 1,23,000 के 200 और 100 के नकली नोट पकड़े हैं। काफ़ी लंबे समय से सूचना मिल रही थी और इस कारोबार के खुलासे को लेकर पिछले करीब 30 दिनों से पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी। आरोपियों ने जिले में कितने नकली नोट खपाए होंगे, अब पुलिस इसकी जांच कर रही है। कलर प्रिंटर के जरिए असली नोटों की फोटोकॉपी ये लोग तैयार करते थे। चूरू से मनोज मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, किस तरह ये कार्रवाई की गई, कौन है आरोपी, क्या कुछ इनके बारे में पता चल पाया? कितने लंबे वक्त से ये लोग इस धंधे में लिप्त थे? जी अभी जो पुलिस है, पुलिस के द्वारा इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे अभी पूछताछ भी की जानी है। हालांकि जो सामने आया है कि जो पुलिस की डीएसटी टीम है वो 1 महीने से इन आरोपियों को पकड़ने के लिए प्रयासरत थी, जिससे ये तो जाहिर होता है कि 1 महीने से तो ये लोग कम से कम इस धंधे के अंदर, इस कारोबार के अंदर लिप्त थे। और इस दौरान सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जो नकली नोट है वो नकली नोट इन लोगों ने कहाँ खपाए होंगे और कितने नोट हैं वो अब तक खपाए होंगे, ये सबसे बड़ी
बात है जो कि अभी सामने आनी बाकी है, जिसके बारे में आज बताया जाएगा कि इनसे पूछताछ के बाद बताया जाएगा। जी। और राज्य को मनाने आए थे लेकिन उसमें भी सफल नहीं हुए। हम तो ये मान के चल रहे थे कि अमित शाह जी आएंगे, गजेंद्र सिंह जी उनके दोस्त बताए जाते हैं और वो जल संसाधन मंत्री हैं। अमित शाह जी आज बहुत पावर में हैं, तो 25 में से 25 सांसद हैं, तो हमें आज ERCP जो हमारे 13 जिलों की पीने के पानी और सिंचाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस योजना को राष्ट्रीय योजना घोषित करने का ऐलान करेंगे या संकेत देंगे कि मोदी जी ने जो कहा था वो मोदी जी से हम लोग करवाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जो लग रहा है वो यही लग रहा है कि भाजपा में जिस प्रकार से सतीश पूनिया जी की यात्रा को रोका गया, वसुंधरा जी और गजेंद्र सिंह जी में 36 का आंकड़ा चल रहा है, वसुंधरा जी के पोस्टर हटाए जाते हैं, कहीं सतीश पूनिया जी के पोस्टर नहीं लगाए जाते हैं, अलवर की घटना को ले लीजिए, धौलपुर को ले लीजिए, तो जो काफ़ी इनमें आपस में मनमुटाव और झगड़े बढ़े हुए हैं, मैं समझता हूं कि वहीं तक उनकी समझौते तक अमित शाह जी का दौरा सिमट करके रह गया है। और शाह के दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पलटवार किया। जोधपुर में कहा उन्होंने जोधपुर में की गई बयानबाजी झूठी है। शाह ने जो बयान दिए वो तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, साथ ही उन्होंने कहा कि ERCP को लेकर उन्होंने एक शब्द तक नहीं बोला। अमित शाह के दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पलटवार, कहा जोधपुर में की गई बयानबाजी झूठी, ERCP को लेकर अमित शाह ने एक शब्द भी नहीं बोला। कहा तथ्यात्मक रूप से उन्होंने जो कहा वो गलत कहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पलटवार, कहा जो बयान दिए वो तथ्यात्मक रूप से गलत है। ERCP को लेकर उन्होंने एक शब्द तक नहीं बोला। प्रदेश के 33 जिलों में लंपी वायरस रोग फैलने से गायों की मौत हो रही है, लेकिन सरकार ने गायों की मौत पर कोई एक्शन नहीं लिया। इसी को लेकर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन प्रदेश भर में राज्य सरकार के खिलाफ 12 सितंबर को विरोध प्रदर्शन करेगा। इसी के साथ राजधानी जयपुर के सिविल लाइन फाटक पर एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष नारायण राम चौधरी ने बताया कि राजस्थान में लंपी नामक बीमारी गायों में तेजी से फैल रही है, जिसके चलते प्रदेश में लाखों गायें दम तोड़ चुकी है। मरी हुई गायों के शव का उचित निस्तारण नहीं हो रहा। आगामी दिनों में 12 सितंबर को पूरे राजस्थान में तहसील स्तर से लेकर उपखंड कार्यालय पर हम ज्ञापन देंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और जिला मुख्यालयों पर भी हम धरना देंगे, ज्ञापन देंगे। और पूरे राजस्थान में 12 सितंबर को 11 बजे और 11 बजे जयपुर के अंदर हम शहीद स्मारक पर धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और बाद में सिविल लाइन तक फाटक तक आएंगे और वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी को हम ज्ञापन देंगे। प्रदेश में गौवंश में फैली लंपी बीमारी से जहां हजारों गौवंश मौत के काल में समा चुके हैं, तो वहीं पाकिस्तान के रास्ते भारत में पहुंचा लंपी वायरस अब पूरे प्रदेश में अपना कहर बरपा रहा है। प्रदेश के अंदर जगह जगह खुले में गौवंश को फेंकने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसे में सबसे पहले इस वायरस के प्रकोप से सीमावर्ती बाड़मेर जिले में इसका प्रकोप देखने को मिला। इस बीमारी से सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1,02,000 से ज़्यादा गौवंश संक्रमित हुए, तो वहीं अब तक 2,743 गायों ने दम तोड़ दिया। हालांकि यह आंकड़ा सरकारी है और इससे कई गुना ज़्यादा बाड़मेर जिले में गौवंश ने दम तोड़ा है, और ये आंकड़े कम क्यों आ रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। देखिए, मतलब इसके अंदर तो वही पशु काउंट होगा जो हमें सूचना जो भी दी है उन्होंने, बोले वही है कि भाई जिसका आप ये बीमारी है, इसके अंदर एक्यूट डेथ नहीं होती है। इसके अंदर हमेशा जिस पशु का उपचार किया जा रहा है उसकी मृत्यु होती है, उसका ही आंकड़ा उसके अंदर काउंट किया जाएगा। तो उसके अंदर जो हमें सूचना दी नोडल प्रभारी ने, हमने उसको वही आंकड़ा रखा। बाड़मेर जिले में अभी लंपी स्किन डिजीज से जो प्रभावित पशु हैं उनकी संख्या में लगातार कमी आ रही है।
और हमारी जो टीमें हैं लगातार अभी भी फील्ड में जा रही हैं। लगातार एसडीएम बीडीओज भी दौरा कर रहे हैं, गौशाला प्रबंधकों के साथ भी बैठक कर रहे हैं और अभी जो फिगर आ रहा है उसमें डेथ्स भी काफ़ी कम हो गई हैं और इन्फेक्टेड जो पशु हैं वो भी काफ़ी कम हो गए हैं। उदयपुर की एक बच्ची के साथ प्रकृति ने ऐसा खिलवाड़ किया कि जन्म से ही उसके दोनों हाथ पूर्ण विकसित नहीं किए। उसके परिजनों के साथ उसने भी अपनी इस कमजोरी को चुनौती के रूप में स्वीकार किया और आज अपने माता पिता के साथ उदयपुर का नाम रोशन कर रही है। ये बच्ची अब एक बेहतरीन आर्टिस्ट है। करीब 4 साल तक अस्पतालों के चक्कर काटने के बाद अहमदाबाद में इसका इलाज करवाया और एक डॉक्टर ने इसकी उंगलियां अलग कर दी। उसके बाद ये अपना काम खुद करने लगी। ऐसे में 4 स्कूलों के बाद 5वें स्कूल के प्रिंसिपल ने इसकी जिम्मेदारी उठाने की हामी भरी और तब से ही ये पढ़ाई के साथ साथ पेंटिंग भी कर रही है। आज दिया फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ जब भी खाली समय मिलता है तो उसमें अपने पेंटिंग के शौक को पूरा करती हैं। दिया सिर्फ चित्रकारी ही अच्छी नहीं करती बल्कि डांस और एंकरिंग में भी उसे महारत हासिल है, इसलिए उसने इन सभी क्षेत्रों में कई अवार्ड भी हासिल किए। वो सब कुछ था, लेकिन मैं जब 5th क्लास में, पहले वैसे तो मेरे को पेंटिंग का शौक़ बचपन से ही था, तो मैं 5th क्लास में थी तब एक ड्राइंग कंपटीशन हुआ था बायोलॉजिकल पार्क में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर। वो पूरी पेंटिंग थीम थी, नेचर सीन बनाना था, एनिमल्स वगैरह बनाने थे, तो मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। फिर वहाँ से वहाँ पे मैंने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई। फिर वहाँ से मेरे को लगा कि नहीं, मैं इससे भी बेटर पेंटिंग और बना सकती हूँ, तो फिर मैंने वहाँ से पेंटिंग करना और अच्छा स्टार्ट किया। ड्राइंग बनाती है और डांस के प्रोग्राम भी करती है और एंकरिंग का भी करती है। इसको बचपन से ही शौक है, ना ये कहीं सीखने गई है, अपनी खुद की इच्छा से ये सब कुछ कर रही है। प्रदेश के एससी वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष शंकर यादव और डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा ने सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान राज्य मंत्री शंकर यादव और विधायक घोगरा ने राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि गहलोत सरकार ने चुनावी जन घोषणा पत्र के 88% वायदों को धरातल पर उतार दिया। इस दौरान दोनों कांग्रेसी नेताओं ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के फायदे भी गिनाए। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो राजस्थान के हमारे जो नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिका क्षेत्र के जो ज़रूरतमंद गरीब लोग थे, जिनको रोज़गार नहीं मिलता था, जो कमज़ोर तबके के लोग थे, एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करके गरीबों के, शहर में रहने वाले गरीब, पीड़ित, मजलूम और ज़रूरतमंद लोग थे, उनके आंसू पूछने का काम किया है, उनको 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी है। एक बड़ा क्रांतिकारी काम है। तो राज्य सरकार की उपलब्धि गिनाई, 88% वादों को धरातल पर उतारा, ये कहा उन्होंने, और सरकार पर, केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला। डूंगरपुर से एक खबर है। प्रदेश के एससी वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष हैं शंकर यादव और डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा ने ये पत्रकार वार्ता की। श्रीगंगानगर पुलिस ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए व्यापारी से 10 लाख रुपए की डिमांड करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के हत्थे चढ़े तीनों बदमाश आरजू बिश्नोई के अंडर काम करते हुए गोल्डी बराड़ के नाम से व्यापारी से 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। बहरहाल शिकायत दर्ज करवाए जाने के बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य के आधार पर गोल्डी बराड़ के नाम से रुपए मांगने वाले तीनों बदमाशों को मोबाइल सहित दबोच लिया। श्रीगंगानगर से खबर, 10 लाख रुपए की डिमांड पड़ी भारी। गोल्डी बराड़ के नाम पर ये लोग व्हाट्सएप कॉल के जरिए डिमांड कर रहे थे। अब पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। कोटा के विज्ञान नगर इलाके में हॉस्टल मालिक और हॉस्टल संचालक के बीच हुए विवाद के चलते दर्जनों छात्र बिल्डिंग की चारदीवारी में ही
कैद हो गए। हॉस्टल मालिक ने बिल्डिंग के बाहर ताला लगा दिया। दर्जनों छात्र बाहर निकलने की गुहार लगाते रहे, लेकिन हॉस्टल मालिक ने एक नहीं सुनी। इस दौरान ताले में कैद कोचिंग छात्र खाने पीने के लिए भी तरसने लगे और कोटा से बाहर देश के अलग अलग कोनों में बैठे अपने परिजनों को फ़ोन किया। इधर स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी की टीम भी मौके पर पहुंची और थाने में शिकायत दी गई। आनंद फानंद में डीएसपी, सीआई सहित कई अधिकारी और पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा और छात्रों को आज़ाद करवाया। तो हमें लगा कि शायद नॉर्मली लगा होगा, तो पुलिस जाएगा कोचिंग के टाइम पे। फिर खाने का वेट करते रहे कि खाना 11 से 12 के बीच में खाना आना, तो 12:15 हो गए लेकिन खाना नहीं आया। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा लेट हो जाएगा, थोड़ा सा एडजस्ट करो। हमने 1 बजे तक वेट किया, उन्होंने वेट नहीं किया। मैंने अपने घर में कॉल किया कि यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं, तो बहुत दिक्कत हो रही है, कोचिंग वाले ने भी मना कर। फिर हमने यहाँ के देखा तो ये विवाद एक्चुअली हॉस्टल को किराए पर लेने वाले एक व्यक्ति और मकान मालिक के बीच का है, और मकान मालिक ने इसके संबंध में एक मुकदमा भी थाने पर दर्ज करवाया। उसका अनुसंधान अब्दुल रशीद सब इंस्पेक्टर कर रहे हैं। पेरेंट्स से भी आया था, बच्चे के कॉल आया था कि सर हमें सर कैद कर लिया है और सन 30 बच्चे लगभग हैं और बाहर भी 5 बच्चे खड़े हुए हैं। मैंने कहा समस्या क्या बेटा आपकी? कि सर हमको जाने नहीं दे रहे, ना आने दे रहे सर, हम सुबह से सर भूखे हैं, टेकिंग में अंदर नहीं आए हमारे। तो मैं सर उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सर हमारे टीम मेंबर ने सर हमको भेजा, तो मैं सर टीम के साथ यहाँ पे आया। मैं आके जो हॉस्टल जो अंदर जो 2 लेडीज़ है सर, उनसे मैंने बात की। मैंने क्या प्रॉब्लम मैडम, उन्होंने बताया कि आप कुछ भी हो तो हम कला नहीं खोलेंगे। जयपुर शहर को सुंदर और हरा भरा बनाने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण निरंतर काम कर रहा है। शनिवार को सेंट्रल पार्क में फलदार, फूलदार और छायादार पौधे जैसे अमरूद, जामुन, जेट्रोफा, गुलाब, बेलपत्र, अशोक और बांस के पौधे लगाए गए। इसके अतिरिक्त छायादार पौधे जैसे पिलखन और अशोक के भी पौधे रोपे गए। इन पौधों के फल पक्षियों को बेहद प्रिय हैं। ये पौधे पक्षियों को आवास प्रदान करते हैं। शहर के बीच इस प्रकार का सघन वृक्षारोपण क्षेत्र में ध्वनि और वायु प्रदूषण कम करते हैं। पार्क में घूमने आने वालों को स्वच्छ और सुंदर वातावरण प्रदान करते हैं। आपने रेल के डिब्बे की शक्ल वाली कई स्कूलों की खबरें जरूर देखी होंगी, लेकिन उत्तर पश्चिम रेलवे ने अपने रेलवे स्टेशन पर नई शुरुआत की है। एनडब्ल्यूआर ने पुराने रेल कोच को कस्टमाइज करते हुए उन्हें रेस्टोरेंट की शक्ल देना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत अजमेर और बाड़मेर से की गई है। आगे सभी 4 मंडल में रेलवे स्टेशन पर ऐसे रेस्टोरेंट्स बनाए जाने की योजना है। दरअसल देश भर में इस नए प्रयोग की शुरुआत उत्तर पश्चिम रेलवे ने की है। फिलहाल यात्रियों का अच्छा रेस्पॉन्स भी मिल रहा है। स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधाओं में बढ़ोतरी करना उत्तर पश्चिम रेलवे का एक ध्येय रहा है, और इसी क्रम में उत्तर पश्चिम रेलवे के कुछ स्टेशनों पर रेल कोच रेस्टोरेंट खोले जा रहे हैं। अभी उत्तर पश्चिम रेलवे के बाड़मेर स्टेशन पर पहला रेल कोच रेस्टोरेंट खोला गया है और दूसरा अजमेर स्टेशन पर खोला गया है। ये रेल कोच रेस्टोरेंट जो है पुराने जो कंडेम कोच होते हैं उनको रिफर्बिश करके बनाया गया है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।